कि जो आज जुड़े हैं प्लीज अपना कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जी जी। कैमरा ऑन है मैडम। हाँ जी मैडम, मेरा नाम राजीव रंजन पांडे। जी राजीव जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो आगे से चल। जी जी, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, जुड़े रहिए क्लास से और आगे बढ़िए इस फील्ड में, यही आपके लिए शुभकामनाएं। तो और भी कोई है जो आज ही आया? चलिए ठीक है, हम क्लास आज की शुरू करते हैं। राजीव जी, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था, क्या इन शॉर्ट आप में से कोई मुझे बताएगा? जी, कितने बजे होती है मैडम? जी हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैडम, प्रतिदिन कितने बजे होती है क्लास? प्रतिदिन नहीं होती ये, शनिवार और इतवार को आपकी प्रवीण 1 की क्लास होती है। जी शनिवार को 5 बजे और इतवार को 11 बजे। आप अगर ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको टाइम के अकॉर्डिंगली शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। आप उसको चेक करते जी रहिए प्रवीण 1 का, तो टाइम आपको, शेड्यूल आपको मिलता रहेगा उसमें, और लिंक भी मिलते रहेंगे। ग्रुप में कैसे जुड़ पाएंगे मैडम? आपको ग्रुप में गुरुजी एडमिन है, गुरुजी जोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम गुरुजी को मैसेज कर देंगे। जी जी श्योर। जी जी, धन्यवाद मैडम। जी, कोई और नया स्टूडेंट है जिसने आज ज्वाइन किया है? चलिए ठीक है, तो मैं आपको पूछ रही थी कि जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या आप लोगों को वो याद है? थोड़ा सा मैं बताऊं क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपने सामान्य ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जी कि ज्योतिष क्या होता है और वेद होते हैं, और जी ज्योतिष को आपने बताया था कि ज्योतिष जो होता है सभी वेदों में सर्वोच्च होता है। वेद हमारी प्राचीन धरोहर है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान वेदों में ही समाया हुआ है, और ज्योतिष ही वेदों का एक अंग कहलाता है। और हाँ एक सवाल भी आपने बताया था कि सभी ज्ञान वेदों में था, तो वेद जो है तो सभी मनुष्यों के सामने क्यों नहीं आ पाए? तो जी पहले क्या था, पहले गुरु होते थे और वो शिष्यों को ज्ञान देते थे, बहुत ही सरल तरीके से हो जाता था, लेकिन वेदों इस का ज्ञान ज्ञान को किस रूप में जाना जाता है? इसको भी स्मृति, श्रुति एंड स्मृति कहा जाता था। स्मृति करते हैं, और जी वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के तक कैसे पहुंचाया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। इसलिए प्राचीन मुनियों ने बहुत सरल रास्ते का जो था वो निर्माण करने की कोशिश की, और उपनिषद ऋचाओं के माध्यम से फिर पुराण बनाए गए। जो 18 पुराण बनाए, उनमें जो कथाएं थी, कथाओं के माध्यम से वेदों का ज्ञान जो है वो जन साधारण और मनुष्यों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और पराशर ऋषि के बारे में आपने बताया था, जो कि ज्योतिष के जनक हैं। ये बताया आपने बताया था भारत के बारे में कि हमारा भारत जो है वो हिमावत वर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिमालय के दक्षिण में है और सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर फैला हुआ है चारों तरफ से। और इसके साउथ भाग जो येलो है, इसलिए यहाँ पर इसको वैश्य बोलते हैं, और नॉर्थ भाग लाल है, इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। आपने ये बताया। एक क्वेश्चन और भी था, ज्योतिष का विस्तार भारत में ही क्यों है और कहीं क्यों नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योतिष का विस्तार भारत में ही, भारत को ही क्यों चुना गया ज्योतिष के लिए? जी, तो ये भी हमने पढ़ा। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने स्मृति शर्मा जी, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह बाकी जो क्लास से जुड़े हैं बाकी लोगों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी, आशा करूंगी कि आप भी इसी तरह
जो हम पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते रहिए। तो थोड़ा सा फिर से मैं एक बार ब्रीफली जो हमने पीछे किया उसके बारे में करते हैं कि वेद हमारी प्राचीन धरोहर हैं, ठीक है। तो हम आप में से सभी वेद कितने वेद हैं? 4 वेद हैं और चारों वेद आप जानते हैं, ये तो डेफिनेट है, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा ये चारों वेद के नाम बताएंगे आप? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। यस, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे वेद हैं और हमारे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान जो है इन्हीं वेदों में सम्मिलित है। तो पुराणों में, अच्छा ज्योतिष क्या है? ज्योतिष अंग है इन्हीं वेदों का। वेदांग इसीलिए ज्योतिष को कहा गया है क्योंकि ज्योतिष इन्हीं वेदों का अंग है। और पुराणों में ज्योतिष को विस्तार पूर्वक बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि ज्योतिष का जो शुरुआत है ज्योतिष का, वो भारतवर्ष में हुआ। ज्योतिष कहाँ से फैला? बाद में जैसे कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे P2 में, तो आप एक और शास्त्र पढ़ेंगे ताजिक शास्त्र के नाम से। तो ऐसा कहा जाता है कि ताजिक शास्त्र जो है वो अरेबियन कंट्रीज से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताजिक शास्त्र भी क्या है, भारत से ही गया, वहां पे उसका और विस्तार हुआ और फिर से वो वापस आ गया, ताजिक बन के वापस आया। कुछ और जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने उस शाखा को वहां के लोगों के हिसाब से डेवलप कर दिया। जो बेसिक रूल्स हैं वही हैं, ठीक है, लेकिन जो वहां के लोगों को समझ आ सके उस हिसाब से उसका विस्तार किया गया। तो वो एक नए शास्त्र के रूप में कुछ उलटफेर के साथ, कुछ बदलाव के साथ फिर से वापस आ गया। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें, चाहे हम वेस्ट को देखें चाहे हम बाकी कंट्रीज को देखें, तो जो ज्योतिष है वो मूल रूप से भारतवर्ष की ही देन है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके जो उन्होंने तप किए, बुद्धिमता से उन्होंने प्रयोग किए, उसका निचोड़ है, ठीक है। तो अब भारतवर्ष ही क्यों, ये भी हमने डिस्कस किया था। भारतवर्ष ही क्यों? भारतवर्ष इसलिए क्योंकि भारतवर्ष को कर्म भूमि माना गया है और ज्योतिष का मेन बेस क्या है? कर्मफल सिद्धांत ही है ना ज्योतिष। जैसा हम कर्म करते हैं कल्प कल्प तक उसके अनुसार फल हम भोगते हैं। हम मतलब एक आत्मा, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल कल्प कल्प तक भोगते हैं। और उन कर्मों, उन जो फल हैं हमारे, उनको अच्छा या बुरा हम अपने आगे आगे आने वाले कर्मों से कुछ हद तक बदल सकते हैं। तो भारतवर्ष क्या है? ये कर्म भूमि है, इसलिए भारतवर्ष को में ही ज्योतिष का जो है डेवलपमेंट हुआ, विस्तार हुआ। और अब ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष का बेस है कि हर मनुष्य कर्म से प्रतिबद्ध है। हर मनुष्य नहीं, हर जीव जिसने इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है उसे कर्म करना ही है। आप कोई जीव देख सकते हैं, हर जीव का योगदान है। आप एक अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितना छोटा सा जीव है, उसमें ना तो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसका ब्रेन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ को फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइज बनाने के लिए उसका योगदान कितना है। तो हर जीव जन्म लेता है, अपने जन्म के अनुसार कर्म करता है और फिर दोबारा जन्म लेता है। तो कर्म से हर जीव प्रतिबद्ध है, लेकिन मानव है जो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। और जीवों को
इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपना कर्म क्षेत्र चुन सके। ये जो स्वतंत्रता है ये मानव मात्र को ही प्राप्त है कि वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। एक, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ जन्म लेता है उसके कोई उसके बस की बात नहीं है, ठीक है। जन्म उसको भाग्य से मिलता है, उसको पिछले कर्मों के प्रारब्ध जो हैं उनके अनुसार जन्म मिलता है। राजा के घर में जन्म लेगा या गरीब के घर में जन्म लेगा, ये तो उसका भाग्य निर्धारण करता है। माँ बाप कौन होंगे उसके, आने वाली आत्मा ये निर्धारण नहीं कर सकती। लेकिन जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो कौन से कर्म करेगा, कुछ तो उसका परिवेश डिसाइड करेगा, लेकिन फिर भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। एक बच्चा जो कि एक कसाई के घर में जिसका जन्म हुआ है, अब उसका परिवेश क्या है, हर तरफ मार काट यही है, और ये मार काट उसके लिए बहुत कॉमन है। उसको किसी को भी मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जन्म से वो इसी परिवेश में पला है। लेकिन जब उसको समझ आती है तो वो अगर चाहे तो इसको बदल सकता है, वो इस कर्म को छोड़ सकता है। और एक बालक जो राजा के घर में जन्म लेता है, अगर वो अपने कर्म नहीं करता तो क्या है, राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। तो एक बहुत ही विवादित सा प्रश्न जो सदियों से चला आ रहा है, कर्म प्रधान है या भाग्य। तो यहां पर ना तो हम भाग्य को कम आंक सकते हैं, ना ही कर्म को। मनुष्य को, मानव मात्र को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने कर्मों का चुनाव अपने तर्क शक्ति से, अपनी बुद्धिमता से कर सकता है। तो अब ये जो भारतवर्ष है, कर्म भूमि कैसे बन गया? ऐसे ही नहीं बन गया। जो हमारे पूर्वज थे, संत थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको कर्म भूमि बनाने के लिए बहुत साधना की, बहुत तप किया, उसके बाद जाके उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, तब ये कर्म भूमि बना। अब मेन जो ज्योतिष का काम है वो क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई, इतना बड़ा शास्त्र है, वेदों का अंग है, लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो किस तरह से वातावरण के साथ, जिस वातावरण में हम पल रहे हैं उसके साथ चलते चलते हम अपने कर्मों को कैसे संचालित करें, ये ज्योतिष शास्त्र हमें सिखाता है। चाहे वो कर्म फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, शारीरिक रूप से कर्म कर रहे हैं चाहे मेंटल मानसिक रूप से कर्म कर रहे हैं, और उन कर्मों के अनुसार कर्म फल को प्राप्त करना, यही ज्योतिष है। जो हम कर्म कर रहे हैं उनके अनुसार हमको फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, ये सारी बातें हमको जो है ज्योतिष शास्त्र बताता है। इसको वेदांग कहा गया है। जो हमारे वेद हैं उनके 6 अंग हैं, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन में भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही आता है कि कौन कौन से वेदांग हैं। तो इनको ध्यान से सुनिए। 6 वेदांग हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा से क्या मतलब है? शुद्ध आचरण। शिक्षा का हेलो, क्लास चल रही है मेरी, क्लास है क्लास। तो शिक्षा,
शिक्षा का मतलब क्या समझते हैं हम? शिक्षा से क्या है? शिक्षा से मतलब है शुद्ध आचरण। शिक्षित होना मतलब सिविलाइज्ड होना। सिर्फ डिग्रियां इकट्ठी कर लेना इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज टू बी बीइंग सिविलाइज्ड, सभ्य होना। अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हैं, पीएचडी होल्डर हैं और डीलिट भी हैं, लेकिन हमारा आचरण सही नहीं है, मानवता के अनुरूप हमारा आचरण, एक मानव का आचरण में हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? बहुत बेसिक सी बात है। मानव का आचरण सबसे है कि सभ्य भाषा का प्रयोग, सबसे पहली चीज। दूसरा आचरण, हमारा ऐसा व्यवहार हो कि किसी दूसरे मानव को उससे किंचित मात्र भी परेशानी ना हो। और ये चीजें हमको शिक्षा सिखाती है। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपने अनुसार जीवन जिए। स्वतंत्र होने का मतलब है आपका जीवन जो है वो समाज के अनुरूप, मानव मात्र के अनुरूप हो। दूसरा आता है, दूसरे नंबर पे शिक्षा के बाद आता है कल्प। कल्प क्या है? कर्म आधारित विद्या। कर्म तो हमने कह दिया कि हर जो भी जीव जन्म लेता है कर्म से प्रतिबद्ध है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कौन से कर्म करें? तो ये कल्प है जो कि बताता है कि कर्म आधारित विद्या क्या है, कौन से कर्म हमारे लिए बना के भेजे गए हैं। तीसरा आता है व्याकरण। व्याकरण आप सभी जानते हैं। व्याकरण क्या है? शब्दों का सही चयन। हम ईश्वर ने हमको साउंड दी है, बोलने की शक्ति दी है, लेकिन अगर हम उस बोलने की शक्ति को हमने किसमें, शब्दों के लय में पिरो दिया है। ठीक है, शब्दों में बनाया है, शब्द बने हैं, उस जो साउंड हमें दी है भगवान ने उससे शब्द बने हैं, अक्षर बने हैं, उन अक्षरों को जोड़ के शब्द बनाते हैं। लेकिन शब्दों को हम सही प्रयोग ना करें तो क्या एक भाषा बन सकती है? शब्दों का सही प्रयोग ही व्याकरण है। उसके बाद आता है निरुवत। जो शब्द बनाए गए हैं उनका कारण सहित शब्दार्थ। अब अगर आप एक भाषा को जानते हैं सबसे बेसिक रूप में, अगर आप देखें तो उसमें क्या है, कोई शब्द अगर बोला जाए तो उस शब्द की एक इमेज आपके माइंड में आ जाती है। तो शब्द तो एक भाषा में होते हैं, लेकिन उनका शब्दार्थ क्या है? हर शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होता है। अगर मैं कहूं पेड़, आपके माइंड में एकदम एक इमेज आ गई कि एक ब्राउन कलर का तना है, उसकी शाखाएं हैं, हरी हरी उसमें पत्तियां हैं, वो इमेज। तो हर शब्द की, ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज है, हर शब्द की, कितना भी बड़ा शब्द हो उसका कोई ना कोई औचित्यपूर्ण मीनिंग जरूर होगा। तो ये क्या है? निरुवत। फिर आता है छंद। अब जो ये भाषा है, जो ये शब्द हैं, मीनिंगफुल शब्द हैं, इनको एक लय में लयबद्ध किया गया है। ठीक है ना, जिसको हम छंद के रूप में जानते हैं। और
सिक्स्थ आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? आने वाली जो घटनाएं हैं, जो घटित हो सकती हैं, उनके बारे में संभावित जो जानकारी देता है वो है ज्योतिष। ज्योतिष को क्या कहा जाता है? वेदों का नेत्र भी कहा जाता है। तो ज्योतिष मैम इसको भविष्य का पूर्वानुमान भी बोला जा सकता है क्या? हाँ, बोला जा सकता है, भविष्य का पूर्वानुमान भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किन किन बातों पे बेस्ड है ज्योतिष। सिर्फ पूर्वानुमान नहीं है ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित जो है विज्ञान है, जिस शास्त्र है जो कि सिर्फ अनुमान नहीं लगाता, ये बताता है कि ये घटना हो सकती है या नहीं हो सकती है तो कब, टाइम के साथ बताता है। इसलिए पूर्वानुमान बहुत सही शब्द मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अनुमानित नहीं है, ज्योतिष एग्जैक्ट टाइम देता है। अगर हम उसका सही क्या है ज्योतिष के लिए, आगे हम पढ़ेंगे ज्योतिष को क्या क्या आना चाहिए। गणित के कैलकुलेशंस हैं और एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र है। इन दोनों की जो अगर हम इसके शिक्षा पाते हैं तो हम देखते हैं कि ये सटीक जानकारी देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ज्योतिष किस बारे में बताता है। तो जैसे कि आप एस्ट्रोनॉमी अगर कोई क्लास लगी होगी तो आपने देखा होगा कि भचक्र है, भचक्र में कितने ग्रह बताए गए हैं? 9 ग्रह बताए गए हैं, जिनकी स्थिति और गति का निर्धारण करके उनको उसके बारे में जान के, स्थिति और गति के बारे में जानकारी हम लेते हैं। और हम ये देखते हैं ज्योतिष में कि उन ग्रहों का मानव जीवन पे, सिर्फ मानव जीवन पे ही नहीं, जीव मात्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये ज्योतिष शास्त्र बताता है कि जो ग्रह हैं, जिस गति से वो भचक्र में चल रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, और उनकी स्थिति से और उनके मूवमेंट से जो हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, उसको जो है वो ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इन ग्रहों में सबसे जो पहले नंबर पे आते हैं वो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव क्या है? आत्मा है, आप ही जानते हैं। तो वो पृथ्वी और ध्युलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 महीनों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं, और 12 राशियों में जो उनका चक्र है वो 12 राशियों में विभाजित है। 12 राशियां कौन कौन सी हैं? उस दिन गुरुजी ने भी पूछा था, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को 12 राशियां पूरी याद हो गई हैं। ठीक है ना? जी मैम। जी। तो ये 12 राशियों में विभाजित है इनका जो चक्र है। इनमें से प्रसिद्ध जो है, प्रत्येक मास जो है वो चंद्रमास से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का होता है। जो 12 मास है वो अगेन 2 पार्ट्स में होता है, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और पितृभाव से 1 रात और 1 दिन तथा सौरमान से 2 नक्षत्र का जिसे बताया जाता है। सूर्य के बाद क्या आता है?
चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। जो चंद्रमा है उनकी चाल बहुत तेज है। जो ये हम 9 ग्रह पढ़ते हैं उनमें सबसे तेज चाल जो है वो चंद्रमा की है, और इसीलिए वो सब नक्षत्रों में सबसे आगे रहते हैं, और इसीलिए उनका जो इफेक्ट है वो हम लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा को क्या माना जाता है? मन, माइंड, तो उनका इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होता है। ये सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को, सूर्य का मार्ग क्या है? 1 वर्ष 12 महीने। चंद्रमा सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, और 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में, और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेते हैं। ये कृष्ण पक्ष, अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का हमने अभी बात की। 1 मास में क्या होता है? 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। तो ये चंद्रमा की कलाओं से ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्धारण होता है। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण होती कलाएं होती हैं से पितृगण के, और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करते हैं, तथा 30-30 मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को पार करते हैं। तो समस्त जीवन के ये प्राण हैं और जीवन है। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। वैसे मेन 27 नक्षत्र हैं, उनमें हम एक और नक्षत्र ऐड करते हैं तो अभिजीत नक्षत्र, तो 28 नक्षत्र होते हैं। आपने अभी नक्षत्रों के बारे में कुछ पढ़ा है? जी। कितने नक्षत्र होते हैं टोटल? 28, जी, जिसमें अभिजीत विलुप्त होता है। अभिजीत विलुप्त होता है, बिल्कुल। तो अब मैं ये चाहूंगी कि आप जितनी जल्दी इन 27 नक्षत्रों के बारे को याद कर लें सीरियल वाइज, ठीक है? पहला अश्विनी, सेकंड भरणी, इस तरह से सीरियल वाइज 27 नक्षत्रों को आप जितनी जल्दी याद करेंगे, आगे पढ़ने के लिए आपको उतना ही ज्यादा सुटेबल होगा। मैम जी। ये नक्षत्र जो होते हैं, ये इसकी जो सीरियल नंबर है वो कैसे पता चलेगा कि पहले में अश्विनी है फिर सेकंड में, कैसे क्या? ये सीरियल नंबर फिक्स होता है इनका, ठीक है? अच्छा। इसको हम चेंज नहीं तो कर सकते। इसको बता दीजिए ना सीरियल नंबर से, क्योंकि ऐसे तो याद है बट सीरियल नंबर से याद नहीं है। सीरियल नंबर अगर आप चाहें तो मैंने आपको भेजा हुआ है ना इसका पीडीएफ टेलीग्राम में। पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको बुक में भी मिल जाएगा। आपके पास फलित की बुक आएगी, उसमें मिल जाएगा। गुरुजी ने पीडीएफ भेजा, टेलीग्राम उसमें में नोट्स मिले कि नहीं? सर वो गुरुजी वो वीडियो तो मिल गया है, वीडियो देखा आपका? टेलीग्राम पे नोट्स भेजे थे मैंने, मिले थे कि नहीं? जी जी मिल गए, पीडीएफ मिल गया है। सर मेरे पास नहीं आया, क्योंकि मैं मेरे पास अगर नहीं आया सर। तो क्लास का सारा टाइम हमें नक्षत्र लिखने में ही लग जाएगा। चंद्रशेखर शर्मा जी, जी आप टेलीग्राम में हैं? जी हूँ सर। तो बस ग्रुप में आया है, पर्सनल थोड़ी आएगा अलग अलग। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास में नक्षत्र आने वाले हैं, तो अभी दोबारा समझ लेना। वैसे सर मैं किताब लेने आ रहा हूँ सर 1-2 दिन में। ठीक 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 है, तो आप इन नक्षत्रों को सीरियल वाइज, और उस पीडीएफ में गुरुजी ने, मैंने तो देखा नहीं है अभी, अगर वो नक्षत्रों के साथ साथ उनके नक्षत्र स्वामी, ये 9 ग्रह कौन कौन से हैं, वो भी आपको याद कर लेने हैं। तो ये 2 चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो अभी हम पढ़ रहे थे, चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं, और इन नक्षत्रों का हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है? तो भगवान ने इन्हें क्या किया है? काल चक्र में इनको नियुक्त किया हुआ है, और इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र दिखाई देते हैं। शुक्र जो ग्रह है, अगर आप एक
शुक्र ग्रह ऐसे हैं, अगर आप अंतरिक्ष में कभी देखना चाहें तो शुक्र ग्रह बिना टेलीस्कोप के भी नजर आ जाते हैं। सबसे चमकीला तारा अगर आप देखेंगे तो वो आपको शुक्र ग्रह, उनकी जो पोजीशन है वो बदलती रहती है, फिक्स नहीं है। आप लोग प्लीज 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 माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। और शुक्र क्या है, ये वर्षा करने वाले ग्रह हैं, इसलिए हमारे जीवन में ये हमें अनुकूल ही जो है रहते हैं, हमारे लिए अनुकूल रहते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी होती है। ये चंद्रमा के पुत्र कहलाते हैं और शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर हैं। बुध ग्रह भी मंगलकारी ही है, लेकिन जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलते हैं तो बुध ग्रह क्या देते हैं, आंधी, बादल, सूखे या भय की सूचना देते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर हैं मंगल ग्रह। यदि मंगल ग्रह वक्री ना चलें, वक्री क्या होते हैं ये भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए अभी हम उस साइड नहीं जाएंगे वक्री क्या होते हैं। तो वक्री ना चलें तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में भोगते हुए 12 राशियों को ये पार करते हैं। मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना गया है और जनरली कहा जाता है अमंगल के सूचक, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, बहुत कुछ मंगल ग्रह दे के भी जाते हैं। इनके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति देव हैं। यदि ये वक्र गति से ना चलें तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में पूरा करते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिदेव हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं। बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं और इनको सभी राशियों को पार करने में लगभग 30 वर्ष लग जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये प्राय अशांति कारक ग्रह हैं। और इसके बाद सप्त ऋषियों से, ये सप्त ऋषि हैं, इन सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहा जाता है। यहाँ उत्पान पाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव विराजमान है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उसके आगे की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो ये ग्रह हैं इनके क्या स्वरूप हैं। तो अब मैं क्लास गुरुजी